कहानियों की इस श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष महेंद्र भीष्म के उपन्यास मैं पायल से एक कहानी जुगनी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। जुगनी के रूप में पायल किन्नर स्वयं हैं। यह पायल किन्नर का भोगा हुआ रोमांचित कर देने वाला कटु यथार्थ है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी जुगनी। अम्मा बताती हैं, जब मैं पैदा हुई थी, राम बहादुर के एक और लड़की हुई की अप्रिय सी आवाज़ उन्हें अपने कानों में सुनाई दी थी। कारण मुझसे पहले लगातार मेरी 3 बड़ी बहनें थीं, जबकि एक बेटे को जिसे वह अपनी कोख से जन्म दे चुकी थीं, जो उन सब में बड़ा था। मैं उनकी 5वीं संतान एक हिंजड़ा बच्चे के रूप में संसार में जन्म लेते ही उन्हें तमाम दुख, कष्ट और संताप देने के लिए आ चुकी थी। सभी को इस बार उनसे बेटे का जन्म देने की पूरी उम्मीद थी। उम्मीद तो पहली दीदी के बाद से ही थी, पर जब दूसरी, तीसरी और चौथी बार लगातार कन्या के जन्म लेने से अम्मा और उनकी कोख को गालियां मिलने लगी थीं, जैसे कन्या को जन्म देना उनके ही हाथ में हो। सारा दोष उन्हीं पर मढ़ दिया जाता और कोसा जाता रात और दिन। माँ होती है, फिर चाहे उसकी संतान पुत्र हो या पुत्री, वह उसे भरपूर चाहती है। उसकी चाहत में कोई भेद नहीं होता। लखनऊ में कैंट स्थित आर्मी के कमांड हॉस्पिटल में मेरा जन्म 26 अप्रैल 1980 को दिन के 12 बजे हुआ था। बाबा की वजह से कमांड हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं सहज व सुलभ रहीं। मेरे जन्म के बाद मुझे लड़की के रूप में अस्पताल में दर्ज किया गया और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र भी मिला। हमारे पिताजी श्री राम बहादुर सिंह लाड़ प्यार में पले बड़े थे, जिनका पढ़ाई की तरफ कोई रुझान नहीं रहा। फिर भी वे उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में ड्राइवर हो गए और रोडवेज की बस चलाने लगे थे। अपने अक्खड़ स्वभाव या स्वाभिमानी होने पर पता नहीं किस बात पर उन्होंने अपने ही अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था। फलस्वरूप उनकी नौकरी जाती रही और वे गांव आकर अपनी खेती पाती देखने लगे। कालांतर में पिताजी उन्नाव के किसी सेठ का ट्रक चलाने लगे और ज़्यादातर हम बच्चों से दूर ही रहने लगे। ट्रक लेकर वे देश के सुदूर हिस्सों में जाने लगे। जब कभी गांव आते, हम बच्चों को ढेरों मिठाइयाँ, खिलौने लाते। 2-4 दिन या सप्ताह भर रुकते। जब तक वे रहते, मीट मछली, दारू का सेवन करते। फिर अम्मा को गालियाँ देते, मारते पीटते और सताते रहते। हम बच्चे जागते सोते, अम्मा की कराहटें सुनते और दुखी होते। पिताजी की निर्दयता पर उन्हें मन ही मन भला बुरा कहते और कोसते हुए सो जाते। अम्मा सुबह जागने पर प्रसन्नचित्त पिताजी से बतियाती मिलती और पिताजी उनसे प्यार भरी बातें करते दिखते। मैं सोचती, ये कैसे लोग हैं? रात में लड़ाई, दिन में दोस्ती। बाल सुलभ अटकलें ही लगाती, कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर क्या माजरा है। एक ट्रक ड्राइवर में जितनी बुराइयां होनी चाहिए, वो सब मेरे पिताजी में मौजूद थीं। उनकी सबसे बुरी आदत दारू पीने की थी। उस पर हम बहनों पर चीखना, चिल्लाना, डांटना और पीटना उनका शगल बन गया था। दारू के नशे में वह हमें इतनी बेरहमी से मारते थे कि आज भी रूह कांप उठती है। अम्मा नाहक में हम बच्चों को बचाने या पक्ष लेने पर अक्सर पिट जाती थी। नशे में पिताजी का चेहरा विभत्स हो जाता, जो हाथ लगता उसी से पीटना शुरू कर देते थे, तब तक जब तक वह टूट न जाए या स्वयं थक हार कर नशे की झोंक में लड़खड़ाकर गिर न जाएं। मेरी 3 बड़ी बहनों की यही कोशिश रहती थी कि मैं पिताजी या दाऊ बाबा के सामने न पड़ूं। बहनें मुझे सजाती संवारती रहती थीं, मेरे बालों की चोटी गूंथ कर उसमें फीता बांध देती और फ्रॉक पहना देती थीं। मेरी माँ बहुत सीधी थीं, पति परायण। हम बच्चों में
उनके प्राण बसते थे। वह एकदम गौ माता थीं, बच्चों का बहुत ख्याल रखती थीं, खासकर मेरा। मेरी बड़ी बहनें भी मेरा पूरा ख्याल रखती थीं। अब समझ पा रही हूँ कि वह ऐसा क्यों करती थीं। विशेषकर मुझे नहलाने और कपड़े पहनाते समय माँ कुछ ज़्यादा ही उद्विग्न और सचेत रहती थीं और हिदायतें देते थकती न थीं। मैं उनकी हिदायतें मानना तो दूर, उन्हें याद ही नहीं रख पाती थी कि माँ ने क्या कहा और क्यों कहा। माँ कभी कभी मेरी सबसे बड़ी बहन कमलेश दीदी से कहती, ईश्वर को पता नहीं क्या मंजूर था, अच्छी खासी लड़की जैसी लगती है। मैं सुनती तो सोचती कि लड़की ही तो हूँ मैं, ये लड़की जैसी क्या भला है। बिल्कुल ना समझ थी और इस ओर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। जब कभी पिताजी दारू के नशे में कोसते, गाली देते, ये जुगनी, हम क्षत्रिय वंश में कलंक पैदा हुई है, साली हिंजड़ा है, आदि जाने क्या क्या वे बकते रहते थे। हिंजड़ा यह शब्द सबसे पहले मैंने उन्हीं के मुख से सुना था, पर तब मैं इस शब्द के मायने से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। जैसे करमजली, नासपीटी, हरामजादी आदि विशेषण जो भी मेरे लिए प्रयुक्त होते और जिनका भी मैं तब अर्थ नहीं जानती थी, बस इतना ही समझती थी कि हिंजड़ा भी गाली के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला कोई शब्द होगा। बचपन की मेरी एक बहुत खास मित्र थी माया। वह मुझे बहुत चाहती थी, मुझसे हर समय चिपकी रहती थी। जब कभी हम दोनों में लड़ाई हो जाती तो वह ही मुझे मनाती थी, पूरे मान मनोबल के साथ। अधिक देर रूठी रहूं या उसके मनाने से न मानूं तो वह रोने लगती थी। सच कहूं तो मुझे पहली बार यौन का ज्ञान कराया तो वह माया ही थी। तब वह मुझे आलिंगनबद्ध कर कहती, जुगनी तुम बहुत सुंदर हो, कुछ अलग किस्म की हो, बड़े होकर हम ब्याह करेंगे, और पता नहीं क्या क्या कहती, बकती रहती थी। उन दिनों वह, पर उसके अलग हो शब्द को मैं सोचती कि मैं अलग कैसे हूँ। फ्रॉक पहनती हूँ, चोटी बनाती हूँ, वगैरह वगैरह। हाँ, उन सबसे लंबी जरूर हूँ, तो इसमें अलग जैसा क्या। घर में तो हम सभी बहनें लंबी हैं, राकेश भैया तो पूरे ताड़ का पेड़ हैं। मैं उससे कहती तो वह खी खी हंसने लगती और एकांत में मुझे आलिंगनबद्ध कर मेरे जननांग को छूकर कहती, यहाँ से तुम कुछ अलग हो। मेरे अंदर आमूल चूल परिवर्तन तब आया जब एक दिन देर शाम पिताजी लंबी यात्रा से पूरे 20 दिन बाद घर वापस लौटे थे। हमेशा की तरह हम सभी बहनें भयवश छिप गई थीं, पर घोर आश्चर्य कि पहली बार वे नशे में धुत होकर नहीं आए थे। वह प्रसन्न थे। अपने साथ ढेर सारी मिठाइयाँ, फल, कपड़े व अन्य ज़रूरी चीज़ें लाए थे। बड़े ही प्रेम से उन्होंने मुझे छोड़ सबको पुकारा। मैं भी सब बहनों के साथ आंगन में सहमी सी आ गई। मुझे देख गुस्से में लाल पीले होने की जगह बड़े प्रेम से पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं हिचकिचाते हुए उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे मिठाई के एक डिब्बे से एक पेड़ा निकालकर खाने को दिया, जिसे मैंने अपनी मुट्ठी में दबा लिया। तब उन्होंने दूसरा पेड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। पेड़ा बहुत स्वादिष्ट था। मैं उसे खाने लगी। उसे ख़त्म कर मैं दूसरा पेड़ा खा ही रही थी कि पिताजी ने दूसरे डिब्बे से पैंट शर्ट निकालकर अम्मा से कहा, देखो यह अपनी जुगनी के लिए है। अब से यह पैंट शर्ट पहनेगी, लड़का बनकर रहेगी और इसका नाम जुगनू होगा। कोई भी इसे जुगनी नहीं बोलेगा। अब यह मेरा बेटा है। तब पहली बार पिताजी ने मुझे गोद में लिया और हवा में उछालकर लोप लिया। उस क्षण हवा में तो मेरी सांसें ही अटक गई थीं और फिर मेरी वेशभूषा बदल दी गई। मैं जुगनी से जुगनू बन गई थी। देर रात पिताजी के मुंह से मैंने सुना था, वे अम्मा से कह रहे थे, शांति, जुगनी को लड़के की आदत सिखाओ, उसे लड़का बनाकर रखो। वह हिंजड़ा है। लड़की के रूप में बड़ी होने पर समाज के लोग उसकी शादी रिश्ते की बात करेंगे और लड़के के रूप में कोई कुछ नहीं कहेगा। पिताजी इस बार बहुत कम दिन रुके और मुझे लड़के का रूप धराकर चले गए। जाते समय
मुझे गोद में लेकर अम्मा से बोले थे, देखो शांति, अब ये तो पूरा लड़का लग रहा है, काश ये हमारा बेटा ही होता। और जब उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाकर गोद से नीचे उतारा, तब पहली बार मैंने उनकी आंखों को नम पाया। सिर पर हाथ रखकर वे रुंधे गले से बोले थे, जुगनू, जुगनू सिंह जिंदा रहे। यह कठोर पिता का पहला आशीर्वाद था मेरे लिए, जो आज तक मेरे काम आ रहा है। मैं जिंदा हूँ, जीवन को नए नए अर्थों के साथ जीने के लिए। बड़ी बहन कमलेश दीदी ने मेरा नाम स्कूल में पायल सिंह लिखवा दिया था और मुझे बॉबकट बालों में स्कूल लड़की के रूप में अपने साथ ले जाती और मेरे प्रति पूरी सतर्कता बरतती। किसी को भान नहीं होने देती कि मैं क्या हूँ। मैं फ्रॉक, स्कर्ट और टॉप पहनकर स्कूल जाती थी और जब पिताजी के आने के दिन पास आ जाते तो मुझे स्कूल जाने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि मेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया जाता। मेरी सखी सहेलियों से झूठ बोला जाता कि जुगनी बीमार है। मुझे पिताजी की निगाहों से दूर ही रखा जाता। उनके गांव में रहने तक मुझे जुगनू बनकर रहना होता था। लड़कों के कपड़ों में मेरे लिए ये दिन बड़े असहनीय दर्द भरे होते। सबसे ज़्यादा मुझे मार पड़ती थी। मैं पिताजी को फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। मेरी याद आते ही वह मुझे पूछते, तुरंत अम्मा या बड़ी दीदी कमलेश सतर्क हो जाती। वे मुझे गर्मी हो या बरसात मोटे कपड़े और कई जोड़े कपड़े पहना देती, जिससे मैं पिताजी की मार से होने वाली पीड़ा से ज़्यादा बच सकूं। हम सभी भाई बहनों की लंबाई सामान्य से ज़्यादा थी। मैं तो ताड़ से भी अधिक लंबी होती जा रही थी। मेरे शरीर में लड़कियों की तरह के उभार आने शुरू हो गए थे। पिताजी को मैं कहीं से भी लड़की न दिखूं, इसकी एहतियात रखी जाती। मैं लड़कों के कपड़ों में स्वयं को बहुत ही असहज महसूस करती। इस समय तक मुझे पूरी तरह से एहसास हो चला था कि मैं वही हूँ जो पिताजी गुस्से में मारते समय चीखते चिल्लाते हैं। मैं हिजड़ा हूँ, मैं एक हिजड़ा बच्चा हूँ। यह आभास पिताजी के बारंबार कहने कोसने से मुझे हो चुका था। पिताजी के जाने के बाद मेरी दुखती चोटों को देखा जाता, उन पर दवा का लेप किया जाता। अम्मा सिकाई करते रोती जाती, विलाप करने लगती, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करती। मैं अम्मा को चुप कराती और खुद भी सुबकने लगती। देखा देखी सभी बहनें रोने लग जाती। एक ऐसा शोक का वातावरण कुछ देर के लिए बन जाता, जैसे कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो चुका है या जल्दी ही होने वाला है। राकेश भैया ने एक बार पिताजी के आने पर उन्हें बता दिया कि उनकी अनुपस्थिति में मुझे लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते हैं, पाउडर काजल लगाया जाता है, आदि आदि। फिर क्या था, कोहराम मच गया, तूफान आ गया। हमारे घर में छोटी बहन निक्की भी पिटने से नहीं बची। अम्मा और कमलेश दीदी को बहुत मार पड़ी। पिटाई तो मेरी भी हुई, पर उस दिन राकेश भैया ने मुझे अधिक पिटने से बचा लिया था। इस घटना के बाद से मेरा स्कूल जाना कतई बंद कर दिया गया। बहुत सारे प्रतिबंध मुझ पर लगा दिए गए। तब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी और 10 वर्ष की रही होंगी। राकेश भैया को इस घटना से बहुत धक्का लगा। उन्हें शायद मेरे पीटे जाने की इतनी उम्मीद नहीं थी। वह अपराध बोध से ग्रस्त हो गए और अवसाद में चले गए। सच कहूँ तो मेरे पिताजी मेरे हिजड़ा होने से और राकेश भैया की आवारगी से अंदर ही अंदर टूट रहे थे। बची कुछ थी कसर दारू की लत निकाल रही थी। वह चिड़चिड़े और क्रूर होते जा रहे थे। बचपन में मुझे पिताजी से कष्ट, दुख, अपमान और मार के सिवा कुछ भी नहीं मिला। भैया ने गांव के दोस्तों के साथ एक दिन खूब दारू पी थी और उन्हीं दोस्तों में से किसी एक ने उनसे मेरी असलियत पूछी। भैया बिफर उठे। उस दोस्त की पिटाई तो की ही, साथ ही उससे पिटे भी और उससे ताने, व्यंग और गालियां भी सुनी। साला, मादर, छक्के का भाई, छक्का, बड़ा रौब दिखाता है, सब घुसेड़ दूंगा, सारी दादागिरी धरी की धरी रह जाएगी। भैया के जहन में दोस्त की बातें गहरे बैठ गई थी। उसका गुस्सा वह मुझ पर निकाल रहे थे। वह मुझे पीट नहीं पा रहे थे तो मेरे जन्म पर ही लानत भेज रहे थे।
मुझे राकेश भैया से ऐसी कतई उम्मीद नहीं थी कि वह भी पिताजी की तरह मुझसे नफरत करने लगेंगे। अगली ही सुबह वह पहले जैसे हो गए और अम्मा से मुझसे रात की बदसलूकी के लिए माफ़ी मांगने लगे। बल्कि मेरे स्कूल न जाने की मुख्य वजह स्वयं को मानते हुए अम्मा से कहने लगे कि जुगनी को पहले की तरह स्कूल भेजो। वह जुगनू बनकर जिए या जुगनी बनकर, पिताजी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं संभाल लूँगा। पर पुनः मेरे स्कूल भेजने का विचार सभी ने सोच विचार कर स्थगित कर दिया। अम्मा को पिताजी का कहा याद आ गया। कान खोलकर सुन ले कमलेश की अम्मा, अगली बार जब मैं आऊँगा और यह साला हिजड़ा लड़की के कपड़े पहने मिला और घर से बाहर निकला तो मैं अपने ही हाथों से इस साले का खून कर दूंगा। विधि का विधान जो पहले से नियत था, उसे भला कब, कहाँ और कौन टाल सकता था। एक दिन जब पिताजी भैया घर में नहीं थे, बहनों को पता नहीं क्या सूझी, मुझे जुगनी वाले कपड़े पहनाए, मेरे बाल संवारे, गालों पर पाउडर, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में काजल लगाकर मेरी चोटी गूंथ दी जितनी भी बनी और सजा संवार कर अम्मा से बोली, देखो अम्मा, अपनी जुगनी कैसी लग रही है, परियों के देश की राजकुमारी है ना। गोधूली का समय था। खेल में हम सभी इतने व्यस्त थे कि मुख्य दरवाजे पर बजती सांकल हम में से किसी को सुनाई नहीं दी। चौके से अम्मा चिल्लाईं, तब भान हुआ कि कोई सांकल खटखटा रहा है। मैं उत्सुकता और प्रसन्नता से दौड़कर मुख्य द्वार की तरफ गई और अंदर से मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी। दरवाज़ा खुलते ही दारू की दुर्गंध का भभका मेरे नथनों में भर गया। आंखें चकित रह गईं, शरीर भय से कांपने लगा और मारे डर के मेरी घिग्गी बंध गई। मैं किन कर्तव्य विमूढ़ सी अपने सामने नशे में झूमते अपनी देह के दाता को देख रही थी, जिन्होंने मुझे लड़की के कपड़े पहने देख लिया था और वह भी 16 श्रृंगार किए। हे भगवान, धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। उस समय मेरी ऐसी मनः स्थिति हो रही थी। कमोबेश ऐसी ही स्थिति मेरे पीछे आ खड़ी मेरी तीनों बहनों की हो रही थी। अम्मा चौके से आवाज़ दिए पूछे जा रही थी, कौन है जुगनी, कौन आया है? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ? तुम सबको सांप सूंघ गया क्या? चौके से बाहर आकर अम्मा ने जो नज़ारा देखा वह उनके लिए अप्रत्याशित था। वह वहीं की वहीं जड़ होकर रह गई। 2 दिन पहले की पिताजी गए थे, फिर अचानक वापसी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पिताजी मुख्य द्वार अंदर से बंद करने के लिए मुड़े ही थे कि मैं अपने शरीर की सारी शक्ति समेट अम्मा के पास रसोई घर की ओर भागने के लिए पलटी, पर भाग न सकी। मेरी फ्रॉक का पिछला हिस्सा पिताजी के हाथों में आ चुका था, जिसे उन्होंने एक झटके में टुकड़े टुकड़े कर दिया। मेरी चोटी नोच ली और मुझे बालों से पकड़ बुरी तरह पीटने लगे। वे मुझे मारते जा रहे थे, अपने हाथों से, पैरों से और मेरे शरीर से लड़कियों के सारे कपड़े हटाते गए। मारते, गरियाते, घसीटते वह निरंकुश हो उठे थे। गुस्से में अपना आपा खो चुके थे। मुझे बचाने कोई नहीं आ रहा था। पिताजी का ऐसा विभत्स चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पिताजी ने पास रखी बाल्टी में भरे पानी से मुझे नहला दिया, फिर वहीं रखी चमड़े की चप्पल को टब में भरे पानी में डुबाकर मेरे नग्न शरीर की चमड़ी उधेड़ने में लगे रहे, जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गई। पल भर के लिए होश आता, देखती अम्मा मेरे ऊपर लेटी पिताजी की चप्पलों से पिट रही थी। फिर वह मुझे बचाते हुए स्वयं कितनी देर तक पिटती रहीं पता नहीं। मैं तो कब की बेसुध हो चुकी थी। समय का मुझे ध्यान नहीं रहा था। शायद देर रात मुझे अपने शरीर का होश आने पर भान हुआ। मेरे गले में रस्सी बंधी हुई थी, जिसका दूसरा छोर म्यारी धन्नी से बंधा था। खपरेल के रास्ते चांदनी रात का प्रकाश कंडे व घास से भरे उस कमरे में आ रहा था। मुझे पूरी तरह से होश नहीं आया था, पर अंदाजा तो हो ही रहा था कि म्यारी से रस्सी का एक छोर बांधकर मुझे मारने के लिए रस्सी के दूसरे छोर का फंदा मेरे गर्दन में बांध पिताजी ने मुझे फांसी दे दी थी। मेरे पैरों के पंजे ईंटों के बने चट्टे पर टिकाए थे। या तो रस्सी ढीली रह गई थी, जो मेरे वजन के कारण कुछ नीचे आ गई थी, या फिर पिताजी नशे में
पैरों के नीचे से ईंटें हटाना भूल गए थे। मैं भगवान राधा कृष्ण को स्मरण करती भोर होने का बेमतलब सा इंतज़ार करने लगी। मेरे शरीर का पोर पोर दर्द से दुख रहा था। मेरे दोनों हाथ पीछे से बंधे थे। मैं अपना जीवन बचाने की जद्दोजहद में लग गई। दोनों पैर किसी तरह ईंटों के चट्टे पर मजबूती से जमाए हुए थे। जरा सी लापरवाही मेरे लिए जानलेवा हो सकती थी। मैं अम्मा को पुकारना चाह रही थी, पर मुंह से ठीक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। अम्मा की बहुत याद आ रही थी उस अंधेरे, घास और कंडे से भरे कमरे में। मुझे लगता था जिजीविषा जीवनदायिनी होती है। नींद या बेसुधी मेरे लिए जानलेवा हो सकती थी। मेरी गर्दन रस्सी से फंसी थी। गर्दन में खिंचाव और भीषण दर्द हो रहा था। मुंह से सारी शक्ति से चीखने पर भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। चीख स्वयं को ही सुनाई नहीं दे रही थी। पल छिन बीत रहे थे। दरवाजे पर आहट सुनाई दी। मैं चौकन्नी आंखें बिछाकर अपलक दरवाजे की ओर देखने लगी। मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। मारे भय के मैं कांपने लगी। चेहरे पर पसीने की बूंदें तैर गईं। पिताजी देखने आए होंगे मैं मरी या अब भी प्राण शेष हैं, पर नहीं। ओह, यह तो अम्मा की आवाज़ थी। मैं सुन पा रही थी अपने कानों से। ओह, यहाँ है अपनी जुगनी। यहाँ वहाँ ढूंढ आई मेरी बिटिया। हाय, मार डाला मेरी बिटिया को। बहनों ने मेरी नग्न देह अपने हाथों में ली। किसी ने गर्दन का फंदा हटाया तो किसी ने बंधे हाथों की रस्सी खोली। उन सब का रोना चीखना शनय शनय क्षीण होता गया। मैं बेसुध हो गई। मुझे जब होश आया तब भी रात थी। खुले दरवाजे के बाहर आंगन में चांदनी छिटकी पड़ी थी। बहनें मेरे तलवे हथेलियाँ मल रही थीं। अम्मा मेरे सिर को दबाते हुए माथे को सहला रही थीं। मैंने अम्मा को देखकर धीरे से कहा, अम्मा। मेरी आंखें खुलते देख अम्मा खुशी जाहिर करते हुए मेरी आंखों, गालों और माथे को बेतहाशा चूमने लगी। मेरी बहनें अश्रु मिश्रित नेत्रों से मेरे ऊपर झुक आईं। मैं उनके प्यार व स्नेह से हल्की सी मुस्कुराई। फिर पिछली घटना याद आते ही रोने लगी। अम्मा ने मेरा चेहरा अपने आंचल में छिपा लिया और विलाप करते हुए बोली, हाय मेरी बिटिया, इस कसाई ने तो मार ही डाला था मेरी जुगनी को। आशा, जा जल्दी से दूध में हल्दी डालकर ले तो आ बेटा। अम्मा ने गर्दन और शरीर पर जहाँ जहाँ चोटों के निशान थे वहाँ वहाँ हल्दी चूना का लेप कर दिया। फिर वे मेरे साथ ही लेट गईं। पिताजी, मेरे मुख से अकस्मात निकला, तू सो जा जुगनी। पिताजी नशे में धुत वहीं दालान में पड़े तख्त पर सो रहे हैं। सुबह 10 बजे से पहले उनकी नींद खुलने वाली नहीं है। कमलेश दीदी मेरे माथे पर हाथ रखकर बोली। पता नहीं कब मेरी आंखों में नींद भर आई और मैं सो गई। सुबह दिन चढ़े मेरी नींद टूटी। मैं बिस्तर पर अकेली थी। शरीर में दर्द नहीं था, पर गर्दन में हल्का खिंचाव महसूस कर रही थी। अम्मा का प्यार, साथ ही हल्दी मिला दूध पी लेने से मुझे बहुत आराम मिल गया था। बिस्तर छोड़ मैं कमरे के बाहर आंगन में आ गई। दालान में पड़े तख्त पर पिताजी औंधे मुंह पड़े अभी भी सो रहे थे। सो रहे पिताजी को देखते ही मेरे शरीर का रोम रोम सिहर उठा। मैं घबराकर पास स्थित किचन में घुस गई, पर वहाँ अम्मा को न पाकर बेचैन हो गई। मैं लगभग भागते हुए पीछे बाड़े की ओर गई। अम्मा निक्की को वहाँ नहला रही थी। दरवाजे पर खड़ी मैं निक्की को नहलाते हुए अम्मा को देखने लगी। मेरी तीनों बड़ी बहनें स्कूल जा चुकी थीं। देर सवेर पिताजी जागेंगे ही और मुझे जिंदा देखकर फिर मारेंगे पीटेंगे। कल्पना मात्र से मेरी रूह कांप गई। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ सोच नहीं पा रही थी। एकाएक मेरे मन में विचार आया, फिर पीटी जाऊं, मारी जाऊं, इससे अच्छा है मैं खुद ही न मर जाऊं। और फिर एक बार जो मेरे मन में यह विचार आया तो फिर मरने की इच्छा गहराती चली गई। मैंने तखत के 2 चक्कर लगाते हुए पिताजी की ओर देखा। उनके पैरों के पास आकर अपना सिर रख दिया और बिना पीछे मुड़कर देखे घर का दरवाज़ा खोल इस अभिशप्त देह का विनाश करने निकल पड़ी। मैंने तय कर लिया था, घर के बाहर के रास्ते अगले मोड़ पर बने कुएं में छलांग लगा दूंगी। न रहेगी यह हिंजड़ा देह, न रहेंगे वो ताने जो मुझे
और मेरे परिवार को मेरे कारण मिल रहे थे। पिताजी मानसिक कष्ट विहीन हो जाएंगे। मेरी वजह से अम्मा और बहनों को जो संताप और दुख उठाने पड़ते हैं उससे वे मुक्त हो जाएंगे। शनै शनै यह विचार मेरे अंतर्मन की आवाज़ बनता चला गया। एक बार विचार आया कि कुएं की जगह पर चढ़ जाऊं और कुएं में छलांग लगा दूं, पर इतने लोगों को वहां देखकर शायद बचा ली जाऊं। यह ख्याल आते ही मैंने तत्क्षण कुएं में कूदने का विचार त्याग दिया और गांव से दूर रेलवे लाइन की ओर दौड़ लगा दी, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि जो भी ट्रेन गुजरेगी मैं उसके सामने कूद जाऊंगी। पल भर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जाने कहाँ से यह मुहावरा मेरे मन मस्तिष्क में कौंधा। इसी समय मैंने ट्रेन के सामने कूदने की सोची। अरे मुझे तो मरना है, पर ऐन वक्त पर मरने का साहस अब जुटा नहीं पा रही थी। शायद तलवे में घुसे कांटे के उस दर्द ने मेरा ध्यान बटाया था। जो भी वजह रही हो, मैं अपने सामने से ट्रेन को गुजरते हुए देखती रही। प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन जाकर रुक गई। मेरे कदम प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ चले। गार्ड के डिब्बे के बाद के डिब्बे में न के बराबर सवारियां दिखीं। गार्ड हरी झंडी देने लगा। ट्रेन धीरे धीरे पुनः सरकने लगी। एकाएक मेरा ध्यान स्वयं पर गया। मैंने अपने शरीर की सारी शक्ति समेटकर स्वयं को ट्रेन के उस आखिरी डिब्बे में चढ़ा लिया। तलवे से खून बराबर रिस रहा था। ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। हिलता डिब्बा, भड़भड़ाती आवाज़। मैंने अश्रुपूरित आंखों से देखा वह प्रौढ़ जो मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठा था, पता नहीं कब मेरी बर्थ पर आकर मेरे सिर पर हाथ रखे मुझसे पूछ रहा था, कहाँ जा रही हो? मैं घबरा गई और रोने लगी। वह समझा मेरे बाएं पैर के तलवे से रिस रहे खून की वजह से मैं रो रही हूँ। मैंने अपने घाव की ओर देखा। अरे यह क्या लग गया? कहते हुए प्रौढ़ ने मेरा तलवा अपनी दोनों हथेलियों में थाम लिया। मैंने सहमते हुए कहा, अंकल जी कांटा। अरे ला मैं देखूं, अभी निकाले देता हूँ। वह प्रौढ़ मुझसे सटते हुए बोला। सामने की बर्थ खाली थी, साइड की सीटों पर भी कोई नहीं था। मैं खिड़की की ओर खिसक गई। नाम नहीं बताया तुमने अपना? उसने मेरे बाएं पैर का पंजा अपनी गोद पर रख लिया। पूछा ही कब था, फिर भी मैंने उसे सहमते हुए बताया, जुगनी। बहुत अच्छा नाम है। वह मेरे पैर के पंजे से ऊपर हाथ सरका रहा था। अंकल जी कांटा निकल चुका है। मैंने अपना पैर उसकी गोद से हटाना चाहा। तभी तो खून रिस रहा है। कांटा न निकला होता तो खून नहीं रिसता, प्रौढ़ ने मेरी पिंडली दबाते हुए कहा। मैं सहमी हुई कुछ न बोली, पर उसकी गंदी हरकतें समझ रही थी। वह मेरी बाप की उम्र का था। अब ठीक है अंकल, मैंने पुनः पैर हटाना चाहा। क्या नाम बताया था तुमने अपना? जुगनी। और स्कूल का? वहाँ का भी जुगनी ही है। बड़ा प्यारा नाम है जुगनी। अकेले कहाँ जा रही हो? मैं घबरा गई। प्रौढ़ की हरकतें बढ़ती जा रही थीं। उसने मेरा पैर अपने घोड़े के ऊपर जाकर रख लिया था। हे भगवान, मैं डर गई। मारे घबराहट के मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसका हाथ मेरी पिंडली के ऊपर सरकने लगा था। मैंने जोर लगाकर अपना पैर खींच लिया और सामने ही बर्थ पर जा बैठी। मैंने अपने तलवे के घाव को देखा। खून का रिसना बंद हो गया था, पर अभी भी घाव से दर्दीली चुभन शेष थी। वह दुष्ट प्रौढ़ अब मेरी ही बर्थ पर आकर बोला, बताया नहीं, कहाँ जा रही हो बेटा? बेटा के संबोधन के साथ उसने मेरे सिर और पीठ पर हाथ फेरा। उस अधम को मैं क्या बताऊं? मुझे तो अभी यह भी नहीं मालूम था कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। उन्नाव जा रही हो क्या? हाँ, मैंने इतना ही कहा था। ट्रेन छकपक करती रफ्तार में थी। कोई सहयात्री निकला तो प्रौढ़ संभल कर बैठ गया। कुछ पल यूं ही बीत गए। मैं इस नई आफत से बचने के लिए जुगत लगाने लगी। तभी एकाएक इसने मुझे भींचकर चूम लिया। मैं कसमसा कर रह गई। कोई आ न जाए इस आशंका से उसने मुझे पल भर बाद ही छोड़ दिया। मेरी ओर उसने 20 रुपए का नोट बढ़ाते हुए कहा, ले रख ले और बाथरूम में आ जाना। इतना कहकर वह बाथरूम की ओर इशारा कर चला गया। 20 रुपए का वह नोट बर्थ से फर्श पर गिर चुका था। मैंने इसे छुआ तक नहीं और जस की तस अपनी सीट पर जमी बैठी रही। कुछ देर बाद ही वह फिर आया, मेरे पास सटकर बैठ गया। मुझे ठेलते हुए बोला,
क्यों री, तू आई नहीं? ले 50 का पकड़, आ जा जल्दी। मैंने खिड़की की ओर मुंह फेर लिया और अपनी बर्थ पर पालती लगाकर बैठ गई। मैं अगर इसके कहने पर इसके पास गई तो यह अपने घोड़े से मुझ पर चोट करेगा। मुझे बचपन की घटना याद आ गई। मैं सिहर उठी और खिड़की की ओर देखती रही। वह फिर आया और मेरे ठीक सामने गुस्से में बैठ गया। उन्नाव में कौन है तेरा? भैया। भैया क्या करते हैं तेरे? मैं चुप रह गई। बताया नहीं? उसने मेरी बाईं जांघ पर हाथ रख दिया था। ड्राइवर हैं रेलवे में, वह बोला। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। फिर तो वहीं स्टेशन के पास ही भैया का क्वार्टर होगा। मैंने पुनः सहमति में सिर हिला दिया। मेरे सिर हिलाते ही उसने अपना हाथ मेरी जांघ से हटा लिया। तू बड़ी प्यारी है, सुंदर है, चलता हूँ, जा रहा हूँ। मैंने उस प्रौढ़ की ओर एक पल के लिए देखा। वह जा रहा था। उसकी आंखों में मुझे दिखा जैसे शेर अपने शिकार को न पाकर झुंझलाई व ललचाई नज़रों से देखता है। शायद उन्नाव आने को था। ट्रेन की गति धीमी होती जा रही थी। ए बिटिया, देख बर्थ के नीचे तेरा रुपया पड़ा है। गेट की ओर जाती एक बुजुर्ग महिला मुझसे बोली। ट्रेन रुक चुकी थी। मैंने बर्थ के नीचे देखा। वहीं पहले वाला 20 का नोट मुड़ा तोड़ा पड़ा था। मैंने बुजुर्ग महिला की ओर देखा। वह मेरी ओर ही देख रही थी। मैंने वह नोट उठाकर अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। जिस ट्रेन से मैं उतरी थी वह कब की जा चुकी थी। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई। वह मोटा ठिगना प्रौढ़ मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैं निश्चिंत हो बेंच पर बैठी रही। मुझे भूख सताने लगी थी। एक ट्रेन आई, रुकी और चली भी गई। समोसे समोसे की पुकार ट्रेन के जाते ही रुक गई। मैंने 2 रुपए में 4 समोसे लिए और चारों ही खा गई। जी भर नल का पानी पिया। गरम समोसे खाने के बाद खूब प्यास लगती है। फिर मुझे जम्हाई आनी शुरू हो गई और मैं बेंच पर पैर सिकोड़कर लेट गई। फिर याद नहीं रहा कब आंख लग गई। मुझे लगा कोई गालों को सहला रहा है। उभरी छातियों पर हाथ फेर उन्हें टटोलने में लगा है। मेरी नींद टूटी। मैं जाग उठी और उठकर बैठ गई। क्यों लड़की, कहाँ जाना है? मेरी बगल में बैठा गंदी हरकतें करने वाला मुच्छर सिपाही मुझसे बोला। मैं चुप रही। वह मुझे घसीटकर प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर ले आया जहाँ पर रोशनी कम थी। ले पकड़ अपने रुपए और सुन, क्या नाम है तेरा? वह मुझे रुपए थमाने के साथ ही मेरा हाथ पकड़कर बोला। मैं शांत रही। हे भगवान, यह क्या भला है? कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं समाज में। इससे अच्छा तुम्हें मर ही जाती या घर में पिताजी की मार खाती, वहीं पड़ी रहती। ये चारों तरफ फैले घोड़े वाले बस एक ही काम जानते हैं, दूसरा नहीं। यह भी पिताजी की उम्र का नहीं तो मुझसे बहुत बड़ा है ही। इसके भी तो मेरी तरह कोई लड़की होगी। कैसे तुच्छ दुष्ट लोग हैं ये। क्या सोचने लगी। उसने मेरी बाईं छाती बेरहमी से मसल दी। मैं दर्द से रोने लगी। उसने मुझे चिपका लिया। छोड़ो, लगता है। अरे चुप कर, नहीं तो ये डंडा देख रही है ना, घुसेड़ दूंगा। वह डंडा दिखाते बोला। मैं भय से कांपने लगी और खड़ी हो गई। बैठ जा, कानूनी काम कर रहा हूँ। सच बता, तू घर से भाग कर आई है क्या? अब आई ना लाइन पर। वह मुझसे सटकर बैठ गया और इधर उधर छूते मेरा हाथ अपने घोड़े पर फिर ले गया। दबा, जोर से पकड़। एकाएक उसने मेरा हाथ हटा दिया और संभल कर बैठ गया। मैंने देखा वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। वह खड़ा हो गया, इधर उधर टहलकर थोड़ी देर बाद फिर आया और फिर वही गंदी हरकतें करने लगा। मेरा बुरा हाल था। मैं डरी हुई थी पर संभल गई थी। मैंने निश्चय कर लिया था कि इस कमीने के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मालूम था यदि मैं इसके साथ गई तो निश्चित ही यह अपने घोड़े से मुझे चोट पहुंचाएगा और तकलीफ देगा। तभी वहाँ से एक ट्रॉली वाला निकला। उसने मेरे साथ हो रही जाति का शायद अंदाज़ा लगा लिया था। उसने अपनी ट्रॉली रोकी और बोला, क्या हुआ दीवान जी? परिस्थितियों को भांपते हुए ट्रॉली वाला फिर बोला, अरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 में कोई वीआईपी आ रहा है। बड़े दरोगा जी वहीं टहल रहे हैं। क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं हम। और तुम हो कि यहाँ? ट्रॉली वाले की सूचना का असर हुआ। वह भद्दा सिपाही हरकत में आया। अपनी टोपी संभालते मुझसे बोला, देख कहीं जाना नहीं, अभी आता हूँ, तेरे लिए मिठाई भी लेकर आऊँगा। सिपाही के रफू चक्कर होते ही ट्रॉली वाला मुझे देखते हुए
आगे बढ़ गया। मैंने 1 रुपए की पूरी सब्जी खाई, पानी पिया। जहाँ कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ लेटी हुई थीं, वहीं मैं भी अखबार बिछाकर लेट गई और जल्दी ही सो गई। मैंने 2-3 बार अनाउंसमेंट सुना। मेरे दिमाग में कानपुर बैठने लगा। कुछ पलों के बाद ट्रेन आ गई और मैं घर छोड़कर कानपुर के लिए उस ट्रेन पर चढ़ गई। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।